क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजीव जी शर्मा जी, जो प्रोफेसर हैं आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु जी जैन, कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। प्रणाम संत जी। प्रणाम संत जी, आपको सादर प्रणाम। संत जी, मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा फिर से विश्व के नक्षत्राकाश पर फहरा सकें, इसके लिए क्या समुचित शिक्षा प्रणाली का हिंदीकरण कर देना चाहिए? इसमें अंग्रेजियत और अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इस विषय पर मैं आपसे प्रश्न करना। देखिए, तो बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये पूरी तरह से प्रमाणित तथ्य है कि भाषा का हमारे चित्त से गहरा संबंध है और ये बात स्पष्टतया स्थापित हो गई कि हम अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अन्य भाषाओं में नहीं। आप इससे अच्छी तरह से विज्ञ होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी शिक्षा का आधार स्वभाषा होना चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं। भाषा से हमारी अध्ययन की अनुकूलता तो होगी, भाषा में हमारी संस्कृति का प्रवाह भी बढ़ता है। जब तक हमारी भाषा सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। जब हम अपनी भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तो हम अपने देश को पढ़ पाएंगे, अपनी संस्कृति को पढ़ पाएंगे। जब हम अंग्रेजी या दूसरी भाषा को पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ें आएंगी। हम कालिदास को पढ़ें, हम शेक्सपियर को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भारत के दर्शन जिसमें हो, भारतीयता जिससे पल्लवित हो, हमें वो करना चाहिए। ये तो कुछ ही जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ अंग्रेजी का चलन है। आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा में संपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। चाहे आज चाइनीज भाषा हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापानीज हो, या अन्य भाषाएं। क्या हम उनका अनुकरण करके आगे नहीं बढ़ सकते? यह मिथ टूटना चाहिए कि अंग्रेजी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें तो अंग्रेजी हटाओ, स्वभाषा लाओ का अभियान चलाना चाहिए। अंग्रेजी का निषेध नहीं है। आप जब तक आपके पास अवसर और अनुकूलता है, आप अधिक से अधिक भाषा सीखिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन माध्यम स्वभाषा होनी चाहिए। हम अपनी भाषा को माध्यम बनाएं, तभी देश को आगे बढ़ा पाएंगे। श्रीमती रेणु जी जैन, जो कुलपति हैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में चौथराम विद्यालय के प्रिंसिपल श्री राजेश जी अवस्थी। नमोस्तु गुरुवर। हम अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चाहते हैं वो नहीं भी प्राप्त कर पाते। फिर से बोलिएगा। हम अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारे पुरुषार्थ में और भाग्य में किसका महत्व अधिक है? भाग्य का महत्व अधिक है या पुरुषार्थ का महत्व अधिक? बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के प्रमुख लोग समय को बचाते हुए इधर प्रश्नों भी हो जाए और वहीं पर सम्मान भी करते जाएं। राजीव जी और रेणु जी का सम्मान कर दें आप लोग वहाँ जाकर। यहाँ से उल्लेख नहीं किया जाएगा, आप लोग बारी बारी से करते जाइएगा। समय बचेगा, जो भी औपचारिकता वहाँ कर लें। एक मैं चाहूँगा एक बार रेणु जी के लिए जोरदार कर्तव्य ध्वनि करे। ये एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ संस्कारवान महिला है और आज इनके नेतृत्व में इंदौर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने जो बात कही, अपने जीवन की उपलब्धियों का आधार हमारा पुरुषार्थ है या भाग्य। देखिए, मेरे भाग्य में क्या है ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं क्या कर सकता हूँ इसका मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता रहता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि इस प्रश्न की गुत्थियों में उलझने की जगह मेरे भाग्य में क्या है इस पर ध्यान मत दो, मुझे क्या करना है इसे लक्ष्य बनाओ। ठीक,
और दूसरी बात, एक सूत्र देता हूं, एक सूत्र देता हूं। सूत्र ये है कि मैं अच्छा करूं, ये मेरे हाथ में है। मैं अच्छा करूं, ये मेरे हाथ में है, पर उसका परिणाम अच्छा हो, ये मेरे भाग्य में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। इसलिए मैं अच्छा प्रयत्न करूं, परिणाम जो मिले उसे स्वीकार करूं। चलिए देखिए, स्वागत में एक के साथ दो दो ही आए ताकि वो दिखाई पड़े। आप लोगों के घेरे में घिर जाते हैं तो स्वागत करता सीमित रहें, बदल बदल के आए। चलिए। हाँ, अब जिन्होंने स्वागत कर लिया वो वहीं बैठ जाएं, हाँ, वो भी उनके साथ में वहीं पे बैठ जाएं। राजू जी। हाँ, केवल 2 लोग जाएंगे स्वागत के लिए। अगले राजेश जी अवस्थी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, शायद आज वो उपस्थित अभी नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद में डॉक्टर कन्हैयालाल जी आहूजा, HOD स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अपना प्रश्न करें। जी सवाल कीजिए। अवस्थी, अगला नाम बोलिए। अगला नाम डॉक्टर कन्हैयालाल जी आहूजा, HOD स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है यहाँ पर उपस्थित। नीरज जी बताते जाएं। दीजिए माइक मैं दीजिए। इधर खड़ा हूँ। हाँ संत- इधर। हाँ, मेरा प्रश्न है कि बहुत तकलीफ होती है आज आज़ादी के 74 साल बाद भी हम ये देखते हैं कि शिक्षा का जो स्तर, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें काफ़ी पीछे है। रिसर्च में हम बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में हमारा कोई स्थान नहीं है। हमसे कहाँ चूक हुई और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भारत की यूनिवर्सिटीज़, भारत के कॉलेज बहुत अग्रिम बने। एक समय था जब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसकी पूरी विश्व में गूंज थी। अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा के तंत्र को छिन्न भिन्न किया। पिछले 200 सालों में हमारी पूरी व्यवस्थाएं लड़खड़ाई। इसके परिणाम स्वरूप ये परिस्थितियां निर्मित हुई। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इस व्यवस्था को हम आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि सबके हृदय में वैसा गौरव का भाव जागृत हो और हम भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों को साथ लेकर शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें जिससे इसके परिणाम आ सके। डॉक्टर कन्हैयालाल जी आहूजा, HOD, उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में श्रीमती सबाना सेठ, विजयनगर हाई सेकेंडरी विद्यालय दीजिए। अगला नाम बोलिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम जी शेखावत, चेयरपर्सन सर्वोदय ग्रुप, नहीं उपस्थित हैं। जिनका नाम मैं पुकारूं वे खड़े हो जाएं ताकि माइक मैन आप तक माइक पहुंचा सके और आगे भी आ जाएं ताकि सम्मान भी आपका यथोचित हो सके। हाँ ठीक। हाँ अगला नाम बोलिए। हाँ, अपने बीच में सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति अपने पूरे परिवार के साथ में श्री प्रशांत जी कोठारी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। जब पूज्य महाराज श्री जी का भोपाल में प्रवास था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पूरी व्यवस्थाएं और भावना योग का जो शिविर बहुत व्यापक पैमाने पे लगा, बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया। चलिए बोलिए। प्रशांत जी अपना सवाल कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी वैश्य, DEO इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम पूरे सेज यूनिवर्सिटी के जो इंदौर की टीम आज यहाँ मेरे साथ है, क्योंकि इंदौर में भी सेज यूनिवर्सिटी है और भोपाल में भी है, तो आज हमारी पूरी इंदौर की टीम महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने आए हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज शिक्षक दिवस के दिन अगर गुरु जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। हम तो खुद ही शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमको जिनका मार्गदर्शन मिलता है, जिनसे शिक्षा मिलती है, उनके सामने आज हम खड़े हो पा रहे हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गुरु जी बस मैं तो एक ये कहना चाहता हूँ, हम 2 विश्वविद्यालय चला रहे हैं। हमारे पास आज की तारीख में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं और आज 40,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हम लोग जब पढ़ते थे,
जो वो शिक्षा का स्तर तो कहीं समझ में ही नहीं आ रहा हम लोग को, जबकि हम खुद इतना सब इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ना बच्चों में वो कहीं से शिक्षा लेने की जो होता है वो नहीं, क्योंकि शिक्षा होती थी कि एक ओपन वर्ल्ड की एक्सेस कैसे मिले, उसे नॉलेज कैसे मिले और वो नई नई चीज़ें कैसे सीखे। तो उसके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है बच्चों पे कि ये मोबाइल में वो बटन दबाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो शिक्षकों के सामने उनको ये नॉलेज देने की एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। तो उससे हम लोग कैसे निजात पाएँ और कैसे बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करें, और माता पिता को कि जो माता पिता बच्चों को इस चीज़ों से कैसे शिक्षक से जोड़ें, क्योंकि वो दूर हो गए। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं चाहूँगा एक बार प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करें। देखिए, अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा आ गया। खतरा क्या है मैं बता रहा हूँ। शिक्षकों की प्रासंगिकता खत्म हो रही है, क्योंकि सब चीज़ें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। अब तो चैट जीपीटी जैसे और पता नहीं और क्या क्या आ गए हैं, सब समस्याओं का हल। अब बच्चे घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं, और ये सब तब तक बना रहेगा जब तक हमारी शिक्षा की अवधारणा ऐसी बनी रहेगी। आज शिक्षा का मतलब क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क में जानकारियां भरना। ये गलत अवधारणा है। किसी के मस्तिष्क में जानकारियां भर देने मात्र का नाम शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब अपने अनुभवों, कर्म, चिंतन और विचारों से सामने वाले के व्यक्तित्व को गढ़ना। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी, किसी के मस्तिष्क में बड़े से बड़े विचार जानकारी भर देना मात्र शिक्षा नहीं, अपितु अपने जीवन में पढ़े गए 5-7 विचारों को भी यदि आत्मसात कर अपने व्यवहार में उतार लिया जाए तो उस व्यक्ति का ज्ञान उससे कहीं अधिक है जिसने पूरी लाइब्रेरी को कंठस्थ कर लिया है। तो हमें शिक्षा यानी सीख, इस अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपने कला और गुणों को विकसित करें, हमारा कौशल विकास हो, हम उसकी तरफ देखें, हम में दक्षता है, हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना सके, मजबूत बना सके, हम में सहनशीलता है, हम में उदारता है, हमें परोपकारिता है, हमारे हृदय में सहिष्णुता का विकास हो, हमारे अंदर भ्रातृत्व आ सके, हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव में ठहराव ला सके, हम अपने आप में आत्मनियंत्रण रख सके, अपने आत्मविश्वास को भर सके और हम अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित कर सके, तब शिक्षा सही अर्थों में सार्थक होगी। ये ज्ञान आप यूनिवर्सिटियों में कहाँ देते हैं? सब में ताले लग जाएंगे तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में, अगर AII का यही हाल रहा तो, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाओगे बच्चा अपने मोबाइल में सीख लेगा, अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों इतनी महंगी शिक्षा लेगा। इसलिए शिक्षा की मूलभूत अवधारणा को समझना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षक नहीं होते थे, गुरु होते थे, वो ज्ञान देते थे और ज्ञान देने में उनकी परीक्षा भी लेते थे, इसने ज्ञान पाया है, सही पाया है कि नहीं। अब तो नंबर्स देखे जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ग्रेडिंग की बात आती है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो जीवन निर्माणी शिक्षा को महत्व देने की जरूरत है। जब ये होगा तभी शिक्षा की सही अवधारणा बनेगी और तभी इसका सही परिणाम पा सकेंगे। अब संख्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक डिग्रियों की प्रासंगिकता है तब तक आपके इंस्टीट्यूशन का महत्व है, क्योंकि वो आपके ही पास मिलेगा। जिस दिन ये डिग्रियों का महत्व ख़त्म हो जाएगा उस दिन तुम लोगों के सबके यहाँ ताले लग जाएंगे।
और कहीं ऐसा ना हो जैसे आज पूरे मार्केट पे ऑनलाइन वाले छा गए, मैं ऐसी एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ऑनलाइन वाले छा जाएंगे, तुम लोगों का बंटाधार हो जाएगा। होगा, समय के अनुसार बदलाव होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था चालू हो ही गई है। बहुत कुछ चालू हो गई है। क्या होगा? सारे शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी मनुष्य को, भैया शांति से, कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी मनुष्य को सुविधा दे सकती है, समर्थ नहीं बना सकती। समर्थ तो उसको शिक्षा ही बना सकती है। शिक्षा से ही सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, और वो शिक्षा गुरुओं की शरण में ही मिलती है। हमें शिक्षालय बनाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुषमा जी वैसे DEO इंदौर, और उसके बाद में तैयारी में श्री रमेश जी सेन CM राइज विद्यालय। प्रणाम गुरुवन। मेरा प्रश्न है, हमारा देश युवाओं का देश है। 28 से 30 वर्ष के युवाओं का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है, पर हमारा युवा दिशा भटक गया है। वह नशे और अपराध में लग चुका है। युवा बेरोजगार होने से निराश है और आत्महत्या जैसे अपराध कर रहा है। मेरा आपसे अपील है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारा समाज, हमारा परिवार शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार कर सकता है, जिससे कि हमारा युवा सही राह पर चले और देश की प्रगति में अपने अग्रसर हो। आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया। युवा भटक रहा है, लेकिन मेरी बात शायद बुरी लग जाएगी। मैं बताऊं, हमारा युवा आज कहाँ भटक रहा है? सबसे ज़्यादा युवा अगर भटक रहा है तो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाने के बाद भटक रहा है। ये मेरा अनुभव है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवा जिन्होंने 12th तक बहुत सदाचार के साथ जीवन जिया, और जैसी हायर एजुकेशन के लिए गया, नशा की आदत हो गई। अभी जब मैं समेत शिखर में था, एक परिवार मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आया। उस बच्चे को मैं 20 सालों से जानता था। 12वीं तक वो बाजार में पानी तक नहीं पिया, और इंजीनियरिंग में उसका सिलेक्शन हुआ। शायद IIT में था, और एक महानगर में वो पढ़ने गया। वहाँ ड्रग्स का एडिक्ट हो गया और एक स्कैम में फंस भी गया। जब मेरे पास उसे लेकर आए उनके माता पिता, वो बहुत दुखी, एक ही बेटा। आप तो कल्पना कर लो कि जिसका बच्चा इस तरह की प्रवृत्तियों का शिकार हो गया हो, उनके माँ बाप पर क्या असर होता है। जब उसे लेकर मेरे पास आए, मैंने उस बच्चे से बातचीत की कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। तो बोला, महाराज जी क्या बताऊं, शुरुआत में जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे सीनियर्स मुझे रैगिंग के नाम पर पहले बियर की गिलास में पानी पीने के लिए कहे। मैं उनके दबाव में पानी पीने लगा। फिर उनने मेरे पानी में बियर मिलाना शुरू किया, मैंने पी लिया। फिर उनकी संगति में रहते रहते मेरा भी मन हुआ कि एक आध बार एंजॉय करके देखने में क्या फ़र्क पड़ता है। महाराज मैंने बियर पी, फिर मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने शराब भी पीने लगी, फिर पीना शुरू कर दिया। फिर 3-4 ऐसे दोस्तों की संगति में आ गया,
वो ड्रग्स लेते थे। उनने कहा कहाँ तुम इन चक्करों में पड़ते हो, अगर लेना है तो ले इसे आजमा। महाराज जी उसने पहली बार दिया, मैं उसका दीवाना हो गया, अब मुझे उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, शरीर खोखला हो गया। ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? अगर जांच की जाए तो सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में ये बातें आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये आरोप नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई का उद्घाटन है। मैनेजमेंट इन सब बातों को नहीं देखता, वो तो अपने रिजल्ट पर ध्यान देता है और ये देखता है कि मेरी स्ट्रेंथ पूरी हो रही कि नहीं, क्योंकि उसको पैसों से मतलब, बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है। तो हम चाहते हैं सारे ऐसे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ चरित्र निर्माण का पाठ भी होना चाहिए। बच्चों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिलाना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब शिक्षक खुद व्यसनों में लिप्त होगा, तो बच्चों से क्या अपेक्षा करें? आज बहुत से शिक्षक ऐसे मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे जो खुद धूम्रपान करते हों, जो खुद मद्यपान करते हों या अन्य अवांछित प्रवृत्तियों में सम्मिलित हों, तो क्या करेंगे? अभी जो बंगाल में कोलकाता की घटना घटी, वो शिक्षण संस्थान में ही तो घटी, और उसमें जिस तरह के नाम सामने आए वो कौन है? मैं सबको उसमें संलिप्त नहीं कर मानता, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे भटकने से बच सके। आज भी ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कईयों में तो मोबाइल तक अलाउड नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, आप यूज कीजिए, बाकी टाइम में मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध कर दें, लेकिन कुछ चीज़ों पर तो पूरी तरह प्रतिबंध लगना ही चाहिए, और न केवल बाहरी प्रतिबंध अपितु बाहर से प्रतिबंध के साथ साथ अंदर से जागरूकता का अभियान भी छेड़ना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके और बेहतर कर सके। श्री रमेश जी सेन सीएम राइज विद्यालय और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सेवा प्रमुख विकास जी मेड़तवाल। एक कोई नाम और लिया था आपने पहले? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। इसके बाद आ जाए। हाँ हाँ बोलिए। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न आज के जो कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर के है, जितने भी हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम, उनके एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं या जॉब ओरिएंटेशन एग्जाम होते हैं, उनमें जो एवेल्यूशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, केवल सब्जेक्ट का मूल्यांकन होता है, लैंग्वेज का मूल्यांकन होता है और ज़्यादातर जीके का जनरल नॉलेज का मूल्यांकन होता है। परंतु जो हमारी वैल्यूज़ हैं, नैतिक वैल्यूज़ है, सांस्कृतिक वैल्यूज़ है, सामाजिक वैल्यूज़ है, अध्यात्म वैल्यूज़ है, उनके लिए कोई टूल्स उसमें नहीं होता। तो इसे किस प्रकार से इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और कैसे इसे लागू किया जा सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आज की शिक्षा में केवल आईक्यू देखा जाता है, ईक्यू को गौन कर दिया गया। समझ गए जी। तो केवल इंटेलेक्चुअल कोस्ट देखेंगे तो क्या होगा? हमें इमोशनल कोस्ट को भी देखना है। हम जब तक व्यक्ति की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी भावनात्मकता को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बौद्धिकता के साथ भावनात्मकता को प्रमुखता दें। और अभी मैंने एक वाक्य कहा था कि वर्तमान की शिक्षा अधूरी है, क्योंकि इसमें केवल बौद्धिक बात की जा रही है। हमें नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को भी समुन्नत करने की जरूरत है। ओ विकास जी मेड़तवाल और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। एक ग्रुप खड़ा था पहले से, जिनका नाम आपने पहले लिया था। हाँ, दूसरा बोलिए। पीछे पीछे थे, दे दीजिए। अपना नाम बोल दीजिएगा कृपया। अगला नाम। पूज्य श्री को सशत नमन। मैं रमेश पाटीदार, सीएम राइज नवीन मालव कन्या से। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान शिक्षा को हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कैसे जोड़ सकते हैं?
पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ये जो छद्म सेकुलरिज्म वाली बात है ना, इसको ख़त्म करना होगा। आज देश का दुर्भाग्य है, जब भी भारतीय मूल परंपरा की बात सामने आती है तो तथाकथित लोग सेकुलरिज्म का हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। इसे ख़त्म कीजिए। जिससे चरित्र का निर्माण होता है वो ज्ञान देना चाहिए, जिससे जीवन का उत्थान होता है वो ज्ञान देना चाहिए, जिससे आत्मा का कल्याण होता है वो मार्ग होना चाहिए, तब तो काम होगा। शिक्षा में 5 तत्व चाहिए। हमारे यहाँ पहले जो शिक्षा दी जाती थी, बीच में मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूँ। जब मैंने भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों को समझा, अतीत की शिक्षा प्रणाली को समझा, और हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा, पुराणों में और अन्य ग्रंथों में, कि उस समय कैसे क्या पढ़ाया जाता था, तो उसमें शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, मानसिक शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा दी जाती थी और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा में उनको शरीर से मजबूत और स्वावलंबी बनाया जाता था, और शारीरिक शिक्षा देते देते भी उनके अंदर सारे मूल्यों की प्रतिष्ठा की जाती थी कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते थे, मलखम जैसे कार्यक्रम, योग आसन आदि संबंधी, क्योंकि ये धारणा थी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब तक शरीर है तभी तक हम सब कुछ कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, और जिसका शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ, उसका ही जीवन स्वस्थ और सुखी होगा। इसलिए शारीरिक शिक्षा दी जाती। आजकल वो सब कहाँ है? कोई फिजिकल नहीं, अपने शरीर विज्ञान की बात नहीं, और शारीरिक शिक्षा देते देते कोई ज्ञान नहीं देते। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को इस तरह की शिक्षा न दी जाए जिससे कि वह अपने जीविकोपार्जन में समर्थ न हो, कैसे आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो उसको व्यावसायिक शिक्षा देना भी जरूरी है। शारीरिक शिक्षा में उसके खान पान की शुद्धि से लेकर उसके जीवन की नियमित दिनचर्या का पाठ पढ़ाते हुए उसके स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा दी जाती थी, और व्यावसायिक शिक्षा में उसे कला गुणों में दक्ष बनाकर उसे स्वावलंबी बनने का मार्ग बताया जाता था। स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात उसे सिखाया जाता था, जिससे उसको अपने वृत्ति लाभ के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता न पड़े। तो वह व्यावसायिक शिक्षा, आज भी व्यावसायिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। व्यावसायिक शिक्षा के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम सब तरफ से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं व्यावसायिक शिक्षा, पर व्यावसायिक शिक्षा की जगह शिक्षा ही व्यवसाय का रूप ले रही है, ये बड़ा गड़बड़ है। तीसरी बात, मानसिक रूप से व्यक्ति को समृद्ध बनाने की बात होनी चाहिए। उसको भावनात्मक रूप से चीज़ें सिखानी चाहिए, उसके अंदर मनोविज्ञान को विकसित करना चाहिए, और जो मूल तत्व हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उन्हें प्रतिष्ठापित करनी चाहिए। इसी तरह नैतिक और आध्यात्मिकता का पाठ उसे सिखाना चाहिए। उसको सब तरह के मोरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाना चाहिए। उसके जीवन में ईमानदारी, नैतिकता, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, करना, परोपकार जैसे जीवन मूल्यों का क्या प्रभाव होता है सिखाना चाहिए। और पहले ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, और अंत में उन्हें ये बताना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ जो शाश्वत तत्व हूँ, बाकी तो सब ऊपर का चोला है। ये जीवन का मूलभूत तत्व है। आज अगर ऐसी बातें करने लगी जाए तो ये कह दिया जाए ये तो इधर की बात है, उधर की बात है। अरे हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, इसको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। ये भारत आध्यात्मिक देश है, ये चारवाकों का या भौतिकवादियों का देश नहीं है। यहाँ तो आत्मा की उपासना की जाती है, यहाँ परमात्मा की उपासना की जाती है। ये भारत परमात्मा का उपासक देश है। परमाणु को भारत ने नहीं देखा, भारत ने परमात्मा को खोजने की बात की। भारत ने पदार्थ की तरफ दृष्टि नहीं दी, भारत ने परमार्थ की तरफ दृष्टि दी। ये सीख अगर हम दें तो आज सारी अवधारणाएं पुनर्प्रतिष्ठित हो सकती है और सब कुछ बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री। देवी अहिल्या
भाई विश्वविद्यालय इंदौर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र जी धाकड़ वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में अपने बीच में सबसे नज़दीकी इस पांडाल के बाजू में स्वामी विवेकानंद विद्यालय के प्रिंसिपल श्री मनोज जी खोपरकर तैयार रहे। एक नाम आपने बोला था विकास मेड़तवाल। हाँ विकास जी, हाँ एक नाम आगे चल रहे हैं आप, थोड़ा सा रोक के नमस्ते गुरुदेव जी। हाँ विकास जी मेड़तवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, नमस्कार गुरु जी। पाश्चात्य विचारधारा एवं वामपंथी की योजना से हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर नित्य आक्रमण एवं संक्रमण हो रहा है। हमारी संस्कृति का मूल वाहक हमारा परिवार, जिसे छिन्न भिन्न करने की कुछ कुंचित प्रयास चहु और चल रहे हैं। हमारी कुटुंब व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इस हेतु हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया है। कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जगाना है, और ये सब चीज़ें शिक्षा से ही हो। पुराने समय में ये सब बातें थी, अब ये चीज़ें बिखरने लगी। एक सज्जन ने एक दिन मुझसे आकर के कहा, महाराज मैं अपने बेटे को बता रहा था कि मेरे पिताजी 9 भाई थे, 3 बहनें थीं, तो वो सब मैंने अपने पिताजी की बातें की कि हम लोग, हमारे पिताजी की 9 भाई, हमारे 9 चाचा ताऊ और 3 बुआ थे, उनसे हमारे इतने सारे मामेरे चचेरे फुफेरे भाई बहन थे। तो मैं जब एक बार बता रहा था तो मेरे बेटे ने कहा, क्या पापा आप कहाँ की बात करते हैं, जो कर रहे अपन अपना काम करें। महाराज जी मुझे बहुत दुख हुआ कि हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद इनके भीतर से सब चीज़ें बाहर हो जाती है। अब ये कह रहे पापा क्या बात करते, जिनका हमारे लिए मूल्य है। आज भी हमारे कोई पुराने मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अपना कोई मिल गया, और आज ये लोग बच्चे क्या बात करते। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है हमारा अपनत्व खत्म हो गया। हमने प्रेम, परस्परता, सहजीवन और भ्रातृत्व जैसे मूलभूत मूल्य को खो दिया। ये आज की शिक्षा प्रणाली की देन है। और इसमें एक सबसे बड़ा आघात क्या हुआ, 2 शब्द आ गए, अंकल और आंटी, सबको खा गए। अब क्या बचा, ये चाचा, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा, ये मौसा, ये मौसी, ये फूफा, ये फूफी, कहाँ बचे अंकल और आंटी। ये एक सोची समझी नीति, भारत का जो मूल तत्व था वो खो गया। कहाँ कुटुंब बचेगा जब हम मूल तत्व को ही खोएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ, आपसे कोई अंकल कहे, आपसे कोई आंटी कहे, मना करो, बोले नहीं मुझे चाचा कहो ना। पर आपको भी कोई अंकल कहता तो आप गौरवान्वित होते, धन्य है आपकी बुद्धि को। क्यों, मैम कहेगा तो अच्छा लगेगा, दीदी कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सोच देखिए, भाषा से व्यवहार बदलता है। आपके मुख से अगर किसी स्त्री के लिए दीदी शब्द निकलता है, आपके हृदय में श्रद्धा और आंखों में पवित्रता आती कि नहीं आती। और जब वही मैम बनकर सामने आती है तो क्या भाव होता है, तब वो एक स्त्री रह जाती है। वहाँ आपकी बहन नहीं होती, वहाँ आपकी माँ नहीं होती, वहाँ आपकी बेटी नहीं होती। हमारी संस्कृति कहती है किसी स्त्री को देखो तो पत्नी के अलावा दुनिया की जितनी भी स्त्री है उसमें माँ का रूप देखो, उसमें बहन का रूप देखो, उसमें बेटी का रूप देखो। उसे दीदी बोलो, माता जी बोलो, लेकिन अब तो मैम और मैडम आ गया। ये क्या है? यही हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है जिसे लोग नहीं समझ रहे। और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के आने के बाद तो अब खत्म। अब माँ भी नहीं बची, मॉम बच गई, और मॉम भी नहीं ममा हो गई। अब पता नहीं क्या हो गया, पहले मम्मी हुई थी। ये अंधानुकरण है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप इसे आंख मूंद कर स्वीकारने लगे हैं। क्या फर्क पड़ता, कुछ भी बोल दो। नहीं, भाषा में संस्कृति का प्रवाह बहता है। हम शब्द को बदल दे तो चीज़ें बदल जाती है।
इसलिए हम अपनी भाषा का ठीक तरीके से अनुकरण करें और शिक्षा प्रणाली में इन बातों का समावेश करना अत्यंत आवश्यक समझे, तभी अच्छा कर सकते। हाँ, श्री नरेंद्र जी धाकड़, पूर्व कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, और उसके बाद में मनोज जी ठोपरकर तैयार रहे। महाराज से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारा प्रश्न है, इंडस्ट्री रिसर्च नहीं कर रही है, जबकि बाहर की इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी से मिलके रिसर्च करती है और जो उद्योग उनका बढ़ता है वो काफ़ी नाम कमाता है, जबकि वो इंडस्ट्री रिसर्च करती है यूनिवर्सिटी में और बाहर करती है रिसर्च। मैं आपकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। यदि आप में से कोई इनकी बात मुझ तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छा हो। मैं बताता हूँ आपको, हमने इंडस्ट्री रिसर्च नहीं कर रही है, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या बोलना चाहिए? नहीं, हमारी इंडस्ट्री रिसर्च नहीं कर रही है। हाँ। पर बाहर की इंडस्ट्री, अमेरिका की ये जो वायुयान इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को रिसर्च दे रही है, पर वो रिसर्च करती है, पर उनको लोगों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, पर यूनिवर्सिटी के लोगों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आपका आशय मैं समझ पाया हूँ कि भारतीय यूनिवर्सिटीज रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, बाहर बहुत ज़्यादा रिसर्च पर ध्यान है। बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान होना चाहिए, पर ये मेरा विषय नहीं है, ये तो सरकार का विषय है। ये बात सरकार के पास जाना चाहिए और उसकी तरफ एक वातावरण बनाकर काम करना चाहिए। मैं शोध खोज या आधुनिक शिक्षा पद्धति के विरुद्ध कतई नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आधुनिक शिक्षा से बहुत बड़ी क्रांति हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस सब के साथ साथ हमारे जो मूलभूत तत्व हैं उन्हें और समायोजित किया जाए, ताकि हम समाज को सुरक्षित रख सकें और जीवन को सुव्यवस्थित कर सकें। इंडस्ट्री लिंकेज मनोज जी ठोपर बात करें। इंडस्ट्री हाँ, फिर बात करें। श्री मनोज जी ठोपरकर, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद विद्यालय, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर विनोद जी पारे, मैकेनिकल विभाग SGSITS इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसमें आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे शिक्षकों की भूमिका इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हो, ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और इसमें शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं, कि सब कुछ शिक्षकों पर ही निर्भर करता है, ये सोच बदलनी चाहिए। शिक्षकों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, पर सब चीज़ें अगर आप लोगों पर ही थोप दें तो मुझे लगता है कि समाज की अपेक्षाएं आप लोगों से ज़्यादा बढ़ेगी और आप लोगों के सामने बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतें आएँ। यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। एक बच्चा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया, सजा सत्य बोलना चाहिए। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया और बच्चा बाहर खेल रहा था। पूछा, बोला जाओ पापा से कहो कि मकान मालिक आए हैं। वो अंदर गया, जैसे ही बोला तो उन्होंने कहा जाओ बोल दो पापा घर पे नहीं। बाहर आया, उसने कहा पापा घर पे नहीं। ठीक, दूसरे दिन वो स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता क्या है कि उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममतापूर्वक
डंडे से पीटकर खदेड़ रहा। तीसरे दिन वो स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, लौटा, देखा उसके माता पिता किसी बात को लेकर आपस में बुरी तरह झगड़ रहे। चौथे दिन जब उसे स्कूल भेजा गया, स्कूल जाने के लिए कहा गया, तो उसने कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला इसलिए कि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। ओ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्यों? इसलिए कि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। बात समझ रहे हैं? तो मैं आप सबसे कहूँगा, स्कूल में कितना भी अच्छा ज्ञान दिया जाए, यदि घर में उसका सम्मान ना हो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए जितने शिक्षक जिम्मेदार हैं, अभिभावक भी उतने ही जवाबदेह। धन्यवाद। डॉक्टर विनोद जी पारे, मैकेनिकल विभाग SGITS इंदौर, और उसके बाद में उभरती प्रतिभा डॉक्टर पंकज जी शास्त्री ललितपुर, जिनका आज जन्मदिन भी है। बोलिए, जल्दी कर लें, आप अपना प्रश्न बोलें। जी, गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमन। सर, मेरा प्रश्न, जो आज के युवा, आज के विद्यार्थी हैं, एक किसी विशेष क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए दौड़े जा रहे हैं, इसमें कहीं कहीं सामाजिक और पारिवारिक प्रेशर भी रहता है, और इन सब में वो अपनी जो प्राकृतिक रचनात्मकता है, प्रतिभा है, वो खो देते हैं। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कैरियर का व्यापक अर्थ समझना चाहिए, और ये बच्चों को ही नहीं, माँ बाप को भी समझना चाहिए। केवल पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पा लेना कैरियर नहीं है। जीवन को परिपूर्ण और सक्षम बनाना ही वास्तविक कैरियर का निर्माण। ये बात बच्चों के हृदय में अच्छे से अंकित कर देना चाहिए। उस समय बच्चों की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, जब पढ़ लिख करके कहीं जाते हैं नौकरी, और नौकरी नहीं लग पाती, मुश्किल हो जाती। कदाचित नौकरी लग जाए और फिर उनको वहाँ से किसी कारण से हटना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाती। तब लगता है कि इससे अच्छा होता कि हम कहीं और मेहनत करते तो ज़्यादा सफल होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, समाज में भी अवधारणा बदलनी चाहिए कि नौकरी पेशा होना ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। धारणा बदलना चाहिए, तब कहीं जाकर इन सब बातों का स्थायी हल और निदान हो सकेगा। और इसके लिए हमें शुरू से एक ऐसी गोष्ठियाँ करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर का ये भ्रम टूटे और इस गला काट प्रतियोगिता से लोग बच सकें। डॉक्टर पंकज जी शास्त्री ललितपुर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती अंजना जैन SGSITS इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सश्रद्धा बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, मैं इंदौर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरपुर है, यहाँ मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ। मैं देखता हूँ कि जो ऊंची कक्षाएं हैं, वहाँ संस्कृत और सांस्कृतिक मूल्यों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है, और भारतीय शिक्षा पद्धति जहाँ ये सिखाया गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, मेरा ये आपके समक्ष जिज्ञासा है कि शिक्षा में वर्तमान में जो समृद्धि तो दिखाई दे रही है, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा, और आपने योग की एक नवीन पद्धति विकसित की है, भावना योग। मैं देखता हूं कि यह व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है। मेरा आपके चरणों में यह निवेदन है कि यहाँ सभी शिक्षाविद एकत्रित हैं, आप भावना योग का वर्तमान शिक्षा में किस तरह से अनुप्रयोग कर सकते हैं, और हमारी संस्कृति का उन्नयन हो और मानवीय मूल्यों का उन्नयन हो, आप मार्गदर्शन करें। गुरुदेव नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है। संपूर्ण जीवन के प्रबंधन में भावना योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यदि ये भावना योग का प्रयोग किया जाए, विद्यालयों में किया जाए, मात्र 5 मिनट का है, जैसे प्रार्थनाएं होती वैसे ही भावना योग किया जाए, और ये संप्रदायातीत है।
इसमें किसी भगवान की, किसी ईश्वर की कोई बात नहीं। ये तो अपने भीतर बैठे हुए प्रभु को याद किया गया। ना कोई मंत्र है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, केवल ओम है। वो भी केवल 3 बार उच्चारण किया जाता है। और वो पूरी प्रक्रिया को अगर लोग अपनाएं तो इसके बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। आप देखेंगे कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता भी विकसित होगी, चीज़ों को ग्रहण करने की भी क्षमता विकसित होगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कई लोगों ने तो भावना योग के बल पर IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। कई बच्चों ने IIT में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया, ऑल इंडिया में 25th रैंक्स पाए। ये कई अनुभव हैं जो आज समय नहीं है, लेकिन ये बातें आपको मिल सकती है। तो भावना योग का नियमित प्रयोग किया जाए और एक मंगल भावना है वह भी सबको उपलब्ध करा दी जाए। केवल एक ऐसी छोटी सी प्रार्थना, वो मंगल भावना को भी प्रार्थना के रूप में अगर रखा जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। और इसमें किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी संप्रदाय विशेष को कोई स्थान नहीं है। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, ये इसके बोल हैं। ये अभी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। ये भी आप लोग अगर इसे जोड़कर समायोजित करें, सुनिश्चित बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। नमोस्तु। और अगर विद्यालय या महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में ऐसा कोई प्रस्ताव आए तो हमारे लोग वहाँ जाकर प्रायोगिक रूप से कुछ दिन मंगल भावना योग करा भी सकते हैं, जिसका अभ्यास करके आप उसे नियमित अपने विद्यालय का बना सकते हैं।